आज हम स्टैटिस्टिक का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाएंगे, जिसमें मीन मीडियन मोड की जो हुआ था कि जो आपके सिलेबस पीछे चल रहा है, जो पिछले सिलेबस में भी आया था एग्ज़ाम में, तो वो भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं आगे का इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, जबकि आपके भी 2-3 चैप्टर उसमें छूटे हुए हैं। तो किसी दिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, किसी दिन करूँगा, एक दिन क्लास में हो जाएगा। तो टुडे वी स्टार्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले तो इसके चीज़ों को समझिए कि है क्या ये और क्यों ज़रूरत है हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टैटिक्स में, मीन मीडियन मोड का क्या इम्पोर्टेंस है, कितने मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, सबके आंसर में क्या डिफरेंस आएगा कि सेम आएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम अगर इनके कंटेंट की बात करें कि पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। फर्स्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू ऑब्टेन ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। हमें इस क्लास का मुझे एक डेटा कलेक्ट करना है और एक हमें लेना है कि इसमें कैसे बच्चे हैं, या मुझे इस क्लास का कोई एवरेज चीज़ें निकालना है। तो हम सब पे टेस्टिंग करेंगे कि हम इसमें से, इस ग्रुप में से किसी एक बच्चे को बुलाएंगे और सारी जानकारी हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर मुझे इस क्लास की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं, जैसे आप देखिए क्लास में आपके क्लास मॉनिटर होते हैं, तो क्लास मॉनिटर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि क्लास मॉनिटर इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास। वो, उससे कोई भी प्रिंसिपल कोई भी काम होगा, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो या इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करनी हो, तो ये एक तरीका है कि आप ही के बीच में से एक जो होनहार बच्चा होगा उसको मैं एज ए क्लास मॉनिटर अपॉइंट किया और वो हमको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा। तो देखो यहाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इज टू ऑब्टेन ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। हम उसमें से किसी एक को निकाल लेंगे और मुझे इससे पता चल जाएगा कि ऐसे ही क्लास में होंगे। हमें सब चीज़ की टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब पे करेंगे तो फिर तो इंडिविजुअल होगा, फिर स्टैटिस्टिक कहाँ हुआ? स्टैटिस्टिक तो हम ग्रुप को उसमें से एक से निकाल कर और हम आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पे हो रही होंगी। तो इसी को इज टू ऑब्टेन ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। सेकेंड, द वन सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिड, वर्ड कीवर्ड पे ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स वेरिड मास ऑफ डेटा इज कॉल्ड एवरेज और सेंट्रल वैल्यू। हम उस एक वैल्यू से कॉम्प्लेक्स वेरिड जो मास है उसका डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। इसी को कह रहा है कि ये मेजर सेंटर ऑफ टेंडेंसी की बात करता है, मेजर सेंट्रल ऑफ, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो दो इसके कंसेप्ट क्लियर हुए। एक तो है कि हम पूरे में से एक किसी की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक को किया, और दूसरा कि हम एक से उस पूरी क्लास की डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा को हम इस एक रिप्रेजेंटेटिव से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे और हम एवरेज और सेंटर वैल्यू निकाल लेंगे। दैट्स क्लियर। तीसरा, इट इज जनरली लोकेटेड इन द सेंटर और मिडिल ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इट इज कॉल्ड ए सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर ऑफ लोकेशन। ये मिडिल का निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो कह रहा है कि इट इज जनरली लोकेटेड इन द सेंटर और मिडिल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दस इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर ऑफ लोकेशन। इतनी बात समझ में आई? अब ये तो उसके, अभी हम आपको केवल डिफाइन कर रहे हैं, फिर अभी अब एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप, उसका फॉर्मूला क्या है। फिर कह रहा, इट इज डिफाइंड एज एन एवरेज टू फाइंड वन सिंगल फिगर दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जैसे देखो, ये सारे पॉपुलेशन की फिगर दिया हुआ है, ये सारे मेंबर, मतलब इतनी स्ट्रेंथ है। अब हमको इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक जानना है ग्रुप का, तो उसमें से हम किसी दो को सेलेक्ट कर लिए। ये दो सेलेक्ट करना क्या हुआ? ये वैल्यू रिप्रेजेंट हुआ। इससे हम इसकी पूरी कॉम की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे इसी को कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज एन एवरेज टू फाइंड वन सिंगल। हम उसमें से एक एवरेज निकाल के एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर हम फिगर को डिस्क्राइब द कैरेक्टर, ये पूरे पॉपुलेशन की चीजों को ये डिस्क्राइब कर देगा, ये पूरे समूह को यानी पूरे ग्रुप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से कोई दो हम सेलेक्ट कर लिए ये, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ग्रुप को।
ये क्या है? स्टैटिस्टिक है। ये 4 पॉइंट हो गए, अभी लिखना बाद में। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं एवरेज के, जो एवरेज निकालेंगे तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एक एक करके हम आते हैं। टू रिप्रेजेंट द साइलेंट फीचर ऑफ मास कॉम्प्लेक्स डाटा, पहला क्या फीचर है उसका है? वो रिप्रेजेंट करता है, किसी भी मास कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑन, हम किसी चीज को कंपेयर कर पाते हैं, ये एक स्टैटिस्टिक की ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू नो अबाउट द कन्वर्स फ्रॉम ए सैंपल, हम किसी चीज को जैसे कॉम्प्लिकेटेड उसको सैंपल वे में कन्वर्स फ्रॉम ए सैंपल, एक सैंपल के द्वारा हम उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसका एक एवरेज निकाल पाते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हमें मान लो एक निर्णय लेना है, तो जब तक हम डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे फिर उसका एवरेज निकालेंगे, तब हम उस निर्णय पे पहुंचेंगे ना, तब हम उस डिसीजन मेकिंग पे पहुंचेंगे कि हम इस आधार पे हम यह चीज़ एक्शन ले रहे हैं। मुझे क्लास का डेटा कलेक्ट करेंगे, जब तक हम 2 बच्चों का इस क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने हायर स्कोरर हैं, कितने एवरेज हैं, कितने लोअर हैं, तो जब तक हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जब कलेक्ट करेंगे तो हम डिसीजन एक लेंगे ना कि 90% वालों को मुझे प्राइज़ देना है, या मुझे 90% या 85% अबव वालों को प्राइज देना है, या उसको हमको अप्रिशिएट करना है, उनको फेलिसिटेट करना है। तो कैसे फेलिसिटेट करेंगे? जब तक हम इस चीज़ को डेटा निकाल के एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हम कोई निर्णय डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। तो इट हेल्प्स इन फॉर द डिसीजन मेकिंग। इट्स क्लियर? चलो, टू ट्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप, आप किस चीज़ का, किसी डेटा को कर रहे हैं तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं ना, किसी का एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये किसकी डिफरेंस की वर्क है? ये मैथ्स का है कि हम दोनों में रिलेशन बना रहे हैं। किस आधार, कोई पूछेगा कि आपने किस आधार पे चीज़ें किया, तो डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया, लेकिन आपने क्या कैलकुलेट किया, कैसे किया? तो मैथ्स यूज़ किया ना, उसका जोड़ा घटाया, एवरेज निकाला। तो दैट मीन्स कि मतलब सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है? टू ट्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप, उसका एक दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाता है, तब उस पर हम निर्णय होता। तो एक ये भी कैरेक्टर वो फीचर्स हुए। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एवरेज, ये हैं, ये आम पब्लिक है, एक ये है, एक ये है, एक ये। क्लास रिप्रेजेंट, हम इसमें से एक निकाले, एवरेज निकाल के क्या होना चाहिए, हम इसमें से एक किसी को सेलेक्ट किए, उसी का हमने एवरेज निकाल लिया। तो इट शुड बी ए सिंपल टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे क्या होगा कि हम कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे और हम समझ पाएंगे कि ये चीजें कहना क्या चाह रहे हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जब हम इसमें से एक निकालेंगे, इसका जब एवरेज निकालेंगे, तो हम आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दिस 2 वर्ड्स आर कीवर्ड, टू सिंपल, टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज द मेन फीचर, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। दूसरा क्या है? इट शुड बी रेजिडली डिफाइंड, आसानी से आप इसको डिफाइंड कर सकते हैं। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, और ये टोटली क्या हो सकता है? ये सब चीजें ऑब्जर्व, मतलब ये हुआ कि इस सारे ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट बता रहा कि हमने पहले इस क्लास की ऑब्जर्वेशन किया, इसका डेटा कलेक्ट किया, फिर उसका हमने एवरेज निकाला, तब हम एक निर्णय पे आए। तो ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? इसको हम क्या कहेंगे? दिस ऑल थिंग्स आर ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे, इस माध्यम से, ठीक। इट शुड बी लिस्ट अफेक्टेड फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल। जैसे देखो, अब ये ग्रुप है, तो एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, सैंपल निकाला, एवरेज निकाला, इसका सैंपल निकाला, इसका एवरेज निकाला। तो ऐसे हम 3 एवरेज निकाल के सैंपल उसका निकालते जा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि लिस्ट अफेक्टेड फ्लक्चुएशन। अब इसका कुछ 2.3 आएगा, इसका 2.1 आएगा, इसका 2.4 आएगा, तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है ना, अलग अलग आ रहा है। तो ये कैसे कर पा रहे हैं? जब आप उसका एवरेज निकाल रहे हो, तब तीनों में डिफरेंस नजर आ रहा है कि भाई अगर इस क्लास में मान लीजिए आपके नंबर हैं, तो किसी की 85 है, किसी की 86 है, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो कलेक्ट करेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर 85%, हाउ मेनी स्टूडेंट है 86%। तो जब हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे, सबके डिफरेंट आएंगे। अब 85 पे तो कई बच्चे होंगे ना, 86 पे भी कई बच्चे होंगे, 90 पे भी कई बच्चे होंगे। तो ये देखिए, जब हम एवरेज निकालते हैं तो सैंपल 1
सैंपल 2 एंड सैंपल 3, और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। कह रहा फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएशन उसके डेटा फिगर में आएगा। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय स्ट्रीम वैल्यू, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय स्ट्रीम वैल्यू से उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। हम तो हमारा एवरेज निकाल रहे हैं, हमें देखना है कि उसमें नियर अबाउट पड़ रहा, तो हम उसको एज ए एवरेज मान लेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय स्ट्रीम वैल्यू। अब देखो, अब यहां से शुरू होगा आपका, हम 3 चीज पढ़ेंगे इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। पहला आप मीन पढ़ेंगे, दूसरा आप मीडियम पढ़ेंगे, और तीसरा आप मोड पढ़ेंगे। ये 3 ही है, 9 से भी पढ़ते आए हैं, 9 में स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा आपने। तो मीन, मीडियन, मोड। अब इस मीन मीडियन मोड का पर्पस क्या है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम मैथमेटिकल एवरेज निकालते हैं। ये सबको लेके चलता है, देखो लिखा हुआ है, सबको लेके चलेगा। और मीडियन और मोड क्या है? ये पोजिशनल एवरेज है, जो पोजीशन को दिखाता है, और ये जो है एवरेज को निकालता है, मैथमेटिकल एवरेज है। ये दोनों में डिफरेंस है, बोथ आर पोजिशनल एवरेज, दिस इज ओनली सिंगल मैथमेटिकल एवरेज। ये सभी को लेके चलेगा, सबको जोड़ जाड़ के बता देगा कितना एवरेज है। शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सारी चीजें। अब देखो, अर्थमेटिक मीन जब आप निकालेंगे तो 3 मेथड से निकालेंगे, मतलब 3 सीरीज होती हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज। अब इस सीरीज में भी हमको मेथड आना है कि जब हम अर्थमेटिक मीन में निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, तो एक डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से, तीनों से निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। फॉर्मूला अलग अलग होगा, लेकिन जब आप तीनों मेथड से कोई भी वैल्यू को लेके आप डिस्क्राइब करेंगे, जब आप वैल्यू पुट करेंगे, तो तीनों मेथड से उसके आंसर सेम आएंगे, लेकिन फॉर्मूला अलग अलग है। तो 1 बाय 1 इस पे हम आते हैं। तो पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। पहले मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट। 5 स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं, किसी का 2 नंबर है, किसी का 4, 4, 3, 8, 6। इसको फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन से। तो अर्थमेटिक मीन्स का जो फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में आता है, तो ये x बार सिग्मा x बाई n, यानी कि इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और n फॉर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इसका मतलब हुआ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी नंबर्स को हम जोड़ देंगे। भाई 2 नंबर है, 4 नंबर है, 3 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, और टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 5 है। तो इसको 2 + 4, इसको कितना आया? 23/5 इज इक्वल टू 4.6। अब इस क्लास की एवरेज जो मार्क्स है 4.6 है। ये नंबर आपको अलग अलग सब दिए हुए हैं, लेकिन जब हम इसका अर्थमेटिक मीन से इंडिविजुअल सीरीज में जब हम अर्थमेटिक लिंक निकालेंगे, तो सबको जोड़कर जब हम निकालेंगे तो ऑन एवरेज 4.6 आएगा। ये बात समझ में आई? चलो, सेकेंड मेथड अगर हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, तो देखो इसका भी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नंबर बदल जा रहा, इसलिए यहाँ पे 6 आ रहा। देखो, एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, इसका फॉर्मूला आ जाएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन m। ये दिस इज द फॉर्मूला। a फॉर एज्यूम मीन, सिग्मा d सम ऑफ डेविएशन ऑफ एज्यूम मीन, एज्यूम मीन का डेविएशन निकालेंगे, और n फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो, ये डेटा दिया हुआ है, एज्यूम मीन कितना है? एज्यूम मीन निकालना है आपको, 2, 3, 4 कोई भी आप ले लीजिए। 6 ले लिया आपने, 6 आ गए। अब इसको d निकालना है, तो इसका फॉर्मूला x माइनस एक्स ए, तो x कितना है? 2, और 6 हमने a कितना एज्यूम्ड किया? 6। एज्यूम मतलब मान लेना, इसमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, नॉट 6 ही नहीं ले सकते हैं, जिस पे भी आएगा उतना ही। तो आप घर जाके प्रैक्टिस बाकी पे करिएगा। तो 2 - 6 - 4, 4 - 6 - 2, 3 - 6 - 3, 8 - 6 2, और 6 - 6 0। ये हमारा d की वैल्यू आ गई। तो पहले आप डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद इसी को वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूला पे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन समीशन ऑफ d अपॉन n। अब देखो कितना एज्यूम किया था हमने? 6 प्लस इसको जोड़ देना है, तभी तो इसमें d निकालोगे, सम ऑफ डेविएशन। तो इसको प्लस माइनस करके आने के बाद -7 आया।
तो 6 प्लस माइनस 7 अपॉन 5 आया, 4.6 आंसर आया कि नहीं? और इसका कितना आया था? सेम आया, दोनों सेम आया। मेथड हमने अलग यूज किया लेकिन आंसर सेम आया। चाहे आप अर्थमेटिक मीन से निकाल रहे हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाले, और चाहे आप ये देखो शॉर्टकट मेथड से। अब स्टेप डेविएशन मेथड पे आओ। स्टेप मेथड से अपने से आप निकालोगे, उसका भी आएगा सिर्फ। ये कहाँ गया? ये देखो, अब स्टेप डेविएशन मेथड से उसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा d अपॉन n इंटू सी। सी मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा डेटा बदल दिया। हम मान ले एक हम ऑब्जर्वेशन किया 1010, 1030 और 1020, तीनों का हमें मीन निकालना है। तो फॉर्मूला ये लिखा a प्लस सिग्मा डी अपॉन n इंटू सी। अब इसमें d का सिग्मा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एज्यूम्ड मीन, c कॉमन फैक्टर। तो फॉर्मूला पहले इसी तरह से कॉलम बनाएंगे। ये तीनों हम अपने रख लिए, 1010, 1030। इधर दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? नहीं तो इधर आ जाओ। 1010, 130 ये। अब हम पहले क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हमने एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम निकाला? ये निकाला डी अपॉन टी 2। तो अब यहाँ पे 10 हम कितना कॉमन फैक्टर कितना है? कॉमन फैक्टर कितना है इसमें? 10 है ना। ये देखो c इज इक्वल टू 10। अब इसको हमने निकाला यहाँ पे, तो d इज इक्वल टू हमारा 1 आया। अब इसको जब आया तो इसकी यहाँ पे निकालेंगे d अपॉन 2, तो 130 यहाँ पे इसको दोनों किए तो 1 आया। ये -2 0, इसका जब निकाला सम तो -3 आया। अब फॉर्मूला पे फिट करो। ये देखो x बार 1030, 3 अपॉन 3 इंटू 10 माइनस किया, ये आपका आंसर आया। इतनी बात समझ में आई? तो ये समझ में आया तुम लोग को? ये कैसे आया? ठीक। अब दूसरा आता है, पहला क्या था? अर्थमेटिक कौन सा सीरीज था? इंडिविजुअल सीरीज। अब दूसरा क्या आएगा? डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज देखो, मार्क्स दिए हुए हैं, ये मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह का टेबल दिया होगा। ठीक। अब डायरेक्ट मेथड से हम इसका फॉर्मूला हो जाएगा x बार सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड अपॉन f। ठीक, f फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी जो कर रहा है। अब देखो इस पे मत जाना, ये गलत ट्रेस हुआ है, मतलब उसको लाइन आ गई। अब ये मार्क्स है हमारे 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 5। अब एफ एक्स निकालना है हमको, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 5, 20 इंटू 3, 100 हो गया। अब f निकालने के लिए हम इसको ऐड कर देंगे, 100 आ गया ये, और इसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। अब फॉर्मूला पे फिट कर दो, आ गया आंसर 35। तो डायरेक्ट मेथड ये निकल गया। दूसरा शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे तो अब यहाँ डी निकालना पड़ेगा। ठीक, एज्यूम निकालना करना पड़ेगा उसी फॉर्मूला की तरह। तो इस फॉर्मूला को पहले सॉर्ट आउट करो। नंबर दिया, मतलब हम इसमें एक नंबर एज्यूम करेंगे। हम 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, वो आप होमवर्क कर लीजिएगा, चेक कर लेना। लेकिन अभी हम मान लीजिए हम एक नंबर 30 ले रहे हैं, मिड वैल्यू ले रहे हैं, तो 30 को एज्यूम कर लिया तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन, तो ये हम जब निकालेंगे तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, तो निकालने के बाद क्या आ रहा है? -20, इधर आया -10, 0, 10, ये निकाल ले। अब ये कह रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, f ये है और d है, तो कितना हो गया? 20 इंटू 5 100, 10 इंटू 10 100, 40 इंटू 0 0, 20 इंटू 10, 25 इंटू 20 500। अब इस सबको जोड़ दो और इनको भी सब जोड़ दो प्लस माइनस करके, तो कितना आ गया? 35 आया। और पहले कितना आया था? तो आपका डिस्क्रीट सीरीज में भी आप दोनों मेथड जो आप निकाल रहे हो, ये देखो इसमें आपने ये इस मेथड से निकाला, डायरेक्ट मेथड से निकाला डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको 35 आया, शॉर्टकट मेथड से निकाला तो भी आपकी 35 आया।
अब स्टेप डेविएशन मेथड देखो, इसमें क्या एक चीज बढ़ जा रहा है, सी का मतलब कॉमन फैक्टर, ये बढ़ गया, बाकी एज इट इज है। एज्यूम इसमें भी निकालना है, डी निकालना ही है, तो अब इसको करो, देखो ये सारे चीज करेंगे, निकालने के बाद आपका 35 आया। तीनों मेथड से सेम आंसर आया, चाहे शॉर्टकट करो, चाहे डायरेक्ट करो, और चाहे स्टेप डेविएशन करो, ठीक। अब तीसरे नंबर पे आओ, दो सीरीज हो गई कि नहीं, कौन कौन से, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज। अब तीसरा कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर, देखो कंटिन्यूअस सीरीज का सीधे सारा एग्जांपल होता है कि जब इस तरह की वैल्यू दी हो तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। 0 से लेके 4, 4 से लेके 8, 8 से 12, 12 से 16। अब 0 से 4 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। 4 से 8 पाने वाले कितने बच्चे हैं, 8 हैं। 8 से 12, 2, 12 से 16, 1। अब इसका कह रहा है कि फाइंड मीन, मीन निकालना है। अब डायरेक्ट मेथड से निकालो, फॉर्मूला ये है, m यहाँ पे पहले इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। जब आप इस कंटिन्यूअस सीरीज पे जब आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा मिड वैल्यू निकालने का, मिड पॉइंट। तो 0 से 4 उसमें मिड वैल्यू निकालते क्या है कि लोअर यूनिट माइनस अपर यूनिट डिवाइडेड अपॉन 2। ये देखो, L फॉर लोअर यूनिट और ये अपर यूनिट। लोअर मतलब ये हुआ कि इसका सबसे पहली संख्या और आखिरी संख्या, दोनों को हम जब वो करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया। 8 को हम अगर मतलब किए तो यहाँ पे 6 आया, इसको हम यहाँ किए तो 10 आया, और इसका किए तो 14 आया। अब दोनों को f और m, f हमारा क्या है, f क्या है, f है ना, तो 4 इंटू 2, 8 इंटू 6, 2 इंटू 10 और 1 इंटू 14, ये आ गया। तो सिग्मा f इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 90 आ गया, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, f सिग्मा 15 आ गया। अब फॉर्मूला पे फिट करो, 6 आएगा, समझ में आ गया। तो ये कौन सा मेथड हुआ, डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड पे आओ, इसका भी 6 आंसर आ रहा, देखो। तो इसमें क्या बढ़ गया, इसमें m के साथ यहाँ m माइनस ये निकालेंगे एक वैल्यू fd, तब ये निकालेंगे तो 6 आएगा। क्लियर। और स्टेप डेविएशन तीसरा निकालेंगे तो देखो इसमें भी 6 आया आंसर। इसमें क्या बढ़ गया, c बढ़ा, c लेना ना कॉमन फैक्टर, ये कर लिया। ये तीनों चीज समझ में आ गई। अब इतना नोट करो, तो फिर आगे बताएंगे कुछ स्पेशल केसेस है कि स्पेशल केसेस में आप क्या करेंगे। कुछ ऐसे नंबर दिए होंगे जहां पे इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे, तो उस केसेस में आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में 5 पॉइंट दिए हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ किसका, अपर, लोअर और अपर, जब आप उसमें माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब 0 - 4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, देखो 2 आया। इस दोनों को जोड़ोगे, 8 और 4 12, या मान लो इसमें कितना आया, हाँ 8 12 और 2 से डिवाइड करेंगे, जोड़ने की बात कर रहा, लोअर यूनिट प्लस अपर यूनिट। तो 8 4 12 और 2 से डिवाइड करेंगे तो, और ये कितना हुआ 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, ये दोनों जोड़े 28, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। क्लियर। चलो लिखो पहले इसको, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। one of the most important objective of statistical analysis is to obtain a single representative value, हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द वन सिंगल वैल्यू, मतलब दूसरा एरो दे देना 1, ये 2 कर देना, या इसी में भी लिखना, आगे सेकेंड है।
the one single value that describes the characteristics of the complex and varied mass of data, the one single value that describes the characteristics of the complex and varied mass of data is called average, or central value. Is called average or central value. दूसरा पॉइंट लिखो. It is generally located in the center or middle of the observation. Center or middle of the observation. Thus, it is called central tendency or measure of location. Thus, it is called central tendency or measure of location. Third point, note down. It is defined as an average. It is defined as an average to find one single figure. To find one single figure that describes the characteristics of population. That describes the characteristics of population. Clear? Yes. अब लिखो ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्लिक देख लेना. ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक फंक्शन ऑफ एवरेज. ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन ऑफ एवरेजेस. Write down the first point. To represent the silent feature of Mark's complex data. To represent the silent features of Mark's complex data. Second point, to facilitate comparison. To facilitate comparison on, या comparison only साथ में ही comparison. Fourth, to know about the converse from us a sample. To know about the converse from a sample. To know about the converse from a sample. Next, to help in decision making. जब कंपेयर करेंगे तो हम डिसीजन भी लेंगे. तो टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. And to trace mathematical relationships. To trace mathematical relationships. हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट डालो. Characteristics of a representative average. Characteristics of a representative
एवरेज, पहला पॉइंट लिखो, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, और दूसरा इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझा जा सकता है। तो इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट, इट शैल बी रिजिडली डिफाइंड। थर्ड, it should be based on all the observation. It should be based on all the observation. Fourth, it should be least affected fluctuation of sample. भाई सैंपल में फ्लक्चुएशन हो सकता है, 2 का एवरेज 2.6, किसी का 2.1, किसी का 2.3, तो इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल। और 5 लिखिए, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच ऑफ स्ट्रीम वैल्यू। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय स्ट्रीम वैल्यू। अब सीधे यहां से आओ, अर्थमेटिक मीन्स, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, और तीनों के लिख लेंगे 3 मेथड से। इसका भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डिस्क्रीट में भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बस इतना ध्यान रखना कि जब शॉर्टकट मेथड की बात करता है तो उसमें हमको एक एज्यूम मीन निकालना होता है, और जब हम डेविएशन मेथड की बात, स्टेप मेथड की बात करते हैं तो वहां आपको एक डेविएशन निकालना पड़ता है। ये दोनों में अंतर है। और डायरेक्ट में तो डायरेक्ट आपका आ ही जा रहा, टोटल आपने जोड़ा, दोनों की वैल्यू जोड़ने के बाद सीधे आपने आंसर निकाल दिया। लेकिन अगर जब शॉर्टकट आएंगे तो उसमें एज्यूम निकालेंगे, और स्टेप मेथड करेंगे तो एज्यूम यहां भी लिख लेगा, लेकिन साथ में डेविएशन भी होगा। तो ये तीनों में डिफरेंस कभी पूछे तो तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, और स्टेप डेविएशन मेथड क्या है। शॉर्टकट और स्टेप में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। लिख लिया ये। अब आओ पहला क्वेश्चन सॉल्व करो इंडिविजुअल सीरीज में। पहले सीरीज इंडिविजुअल की बात करेंगे, फिर हम डिस्क्रीट की, भी तीसरे पे कंटिन्यूअस। तो इंडिविजुअल सीरीज में पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर गिवन, 2, 4, 3, 8, 6 फाइंड करना है, और डायरेक्ट मेथड से करना है। तो डायरेक्ट मेथड में सीधे सीधे है कि सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड ऑफ बाय नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सीधे फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n जोड़ दिया, हमारा 4.6 इसका आंसर आ गया। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड। किस सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में। गुड, आगे चलें। सॉल्व हो गया गर्ल्स? लिखो लिखो। अब सेकंड शॉर्टकट मेथड में आओ। फॉर्मूला क्या हो गया? यहां पे a निकालना है, सिग्मा d। अब ये सारे लिखो। इसमें भी 4.6 आंसर आ रहा, निकालो इसको। डेटा वही है, जब डेटा सेम रहेगा तभी ना सेम आंसर आएगा। फॉर्मूला बदल जा रहा, एक में हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, एक में हम पहले एज्यूम कर रहे हैं, तीसरे में हम डेविएशन निकाल रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम आएगा। A for assume mean, sigma d is sum of deviation of assume mean, assume mean का deviation, और n for number of observation। इसलिए इसको अलग अलग हम डिफाइन भी कर दिए कि कभी कंफ्यूजन हो तो पता चलो कि d क्या है, a क्या है, n क्या है। assume हमने 6 मान लिया, 6 - 2 सॉरी 2 - 6 भाई x 2 है ना,
तो 2 माइनस ए की वैल्यू हम 6, तो 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 3 माइनस 6 माइनस 3, 8 माइनस 6 2, और 6 माइनस 6 0। तो ये डी की वैल्यू आ गई और वो फॉर्मूला में फिट कर दिया, तो सारी चीज़ कर दिया, 4.6 इज योर आंसर। थर्ड आओ, स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ इन्होंने कह दिया कि ये ऑब्जर्वेशन का निकालना है और स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि किस मेथड से आपको निकालना है। जब आपको प्रश्न दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसमें लिखा रहेगा कि फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड, कि शॉर्टकट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज का या डिस्क्रीट सीरीज का। ये आपको, और तीनों की आपको पहचान होनी चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज कैसे नंबर होंगे, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे नंबर होंगे और कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे नंबर होंगे। तो देखो ये इसमें निकाला, सॉल्व करो। बहुत आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वैसे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। चलें, अब डिस्क्रीट सीरीज में आओ। डिस्क्रीट सीरीज में देखो ऐसे नंबर दिए हुए टेबल, इसको हमने फॉर्मूला में डायरेक्ट मेथड पे आएंगे तो ये निकालेंगे इसका और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। सबके 35 आंसर आएंगे। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। ये देखो सबसे आएंगे तो तीनों के आंसर सेम आएंगे। ये लिख लो।